भारतीय संविधान हम सब जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, पर अक्सर हम सिर्फ इसके अनुच्छेदों की बात करते हैं। आज हम संविधान के उन हिस्सों में गोता लगाएंगे जिन्हें अनुसूचियां या शेड्यूल्स कहते हैं। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, बल्कि ये भारत के पिछले 75 सालों में बदलने की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। इसे देखने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि देखिए नियम तो आर्टिकल्स में है, पर उन नियमों को असल जिंदगी में लागू कैसे करना है, मतलब वेतन कैसे तय होगा, शपथ कौन सी होगी, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, ये सारी जो मशीनरी है वो इन अनुसूचियों में ही है। तो चलिए इस मशीनरी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 8 अनुसूचियां थीं, आज 12 हैं। तो ये 4 नई अनुसूचियां ये जरूर किसी बड़ी वजह से ही जोड़ी गई होंगी। बिल्कुल, और हर एक के पीछे एक पूरी राजनीतिक कहानी छिपी है। जैसे जो 9वीं अनुसूची थी वो तो पहले ही संशोधन से 1951 में आ गई। अरे मतलब संविधान लागू होने के बस 1 साल के अंदर ही। जी, उसे जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार कानूनों को आप कह सकती हैं कि अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए लाया गया था। अच्छा, तो ये तो संविधान के लचीलेपन को दिखाता है कि वो शुरुआत से इस जरूरतों के हिसाब से बदला। अगली कौन सी थी? अगली एक बहुत बड़ी राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए आई 1985 में 10वीं अनुसूची, जिसे हम सब दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। ओ, वो आया राम गया राम वाला दौर। हाँ बिल्कुल, जब विधायक रातों रात पार्टियां बदल लेती थी और सरकारें गिर जाती थीं। ये उसी अस्थिरता को रोकने की एक कोशिश थी। लेकिन एक मिनट, क्या वाकई में दल बदल रुका है? मतलब हाल के सालों में भी हमने कई ऐसे मामले देखे हैं, तो क्या इसमें कोई कमी है? यह एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। इसने व्यक्तिगत दल बदल को तो मुश्किल बनाया, लेकिन सामूहिक दल बदल के लिए रास्ते फिर भी खुले रह गए। इसके बाद 1992 में 2 और जरूरी अनुसूचियां आईं, 11वीं और 12वीं। अच्छा, पंचायत और नगरपालिका वाली। जी, 11वीं अनुसूची ने पंचायतों को और 12वीं ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और शक्तियां दी। ये लोकतंत्र को गांव और शहर तक ले जाने की एक ऐतिहासिक कोशिश थी। वाह, मतलब 4 अलग-अलग दशक और 4 बड़ी वजहें, भूमि सुधार, राजनीतिक स्थिरता और जमीनी लोकतंत्र। ये तो काफी कुछ है याद रखने के लिए। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत में इसे याद रखने की एक बड़ी मजेदार देसी ट्रिक भी है। हाँ, वो तो है। जैसे 1 में देश यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 2 में पैसा मतलब वेतन, 3 में कसम यानी शपथ, और 7वीं वाली तो सबसे जरूरी लगती है, सूची मतलब शक्तियों का विभाजन। और 10 में दल बदल, 11 में गांव, 12 में शहर। ये तो सच में काम करता है। आपने 7वीं अनुसूची का जिक्र किया, क्या हम इसे थोड़ा और समझ सकते हैं? ये संघवाद के लिए बहुत अहम लगती है ना? ये भारतीय संघवाद की रीढ़ है। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ बंटवारा करती है। इसमें 3 लिस्ट हैं। एक है संघ सूची, जिसमें रक्षा, रेलवे जैसे विषय हैं। इन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है। फिर है राज्य सूची, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य। और आखिर में है समवर्ती सूची, जैसे शिक्षा, वन, विवाह, जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। इस बातचीत में एक और दिलचस्प बात सामने आई है जो हमारे स्रोत में बताई गई है, शपथ से जुड़ी हुई। हाँ, और ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 3री अनुसूची में शपथ के प्रारूप हैं, लेकिन यहाँ एक आम गलती होती है। लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति की शपथ भी इसी में है, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में अलग से दिया गया है। अरे, ये तो सच में एक बारीक जानकारी है। पर ऐसा क्यों? कोई खास वजह? ये राष्ट्रपति के पद की जो अद्वितीय संवैधानिक स्थिति है उसको दिखाता है। वो सिर्फ सरकार के मुखिया नहीं, पूरे गणतंत्र के संरक्षक हैं। इसलिए उनकी शपथ को एक अलग अनुच्छेद में खास दर्जा दिया गया है। ये दिखाता है कि ये अनुसूचियां कितनी सूक्ष्म हैं, पर ये पत्थर की लकीर भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया है। अच्छा, जैसे दल बदल वाले मामले में स्पीकर का फैसला न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। ये लोकतंत्र में संतुलन को दिखाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये अनुसूचियां सिर्फ कानून की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये समय के साथ भारत की जरूरतों का एक आईना बन गई हैं। बिल्कुल सही। 8 से 12 तक का ये सफर दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को ढालता रहा है। ये परिशिष्ट नहीं, ये भारत के विकास की कहानी के अध्याय हैं। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार, 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाएं 14 से बढ़कर 22 हो गईं, जो हमारी भाषाई विविधता को दिखाती हैं।
ये एक सवाल खड़ा करता है, भविष्य में भारत की कौन सी नई सामाजिक या तकनीकी जरूरतें, शायद डेटा प्राइवेसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संविधान में एक 13वीं अनुसूची को जोड़ने की मांग कर सकती है।